नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 30 मार्च 2024 ईस्वी और 31 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, 30 मार्च आ गया है। पिछले 30 सितंबर को आपने एग्ज़ाम दिया है और उसके पश्चात 30 मार्च में आप लोग कुछ महीनों बाद आपको 30 सितंबर भी दिखेगा। रोज़ मैं इसलिए याद दिलाता हूँ, डराने के लिए नहीं, ताकि आप इस चीज़ की गंभीरता से समझें कि समय कितना कम होता है और उसमें आपको बहुत सारा कुछ प्रिपेयर करना होता है। इसलिए समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैंने 1000 बार बोला है, बहुत सारे बच्चे को लगता है कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं होगा। अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी में अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से रेगुलर नहीं पढ़ेंगे, तो आपको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होने वाला है। ओके, डेली 2 ही घंटा सही, लेकिन डेली टच में रहना है। अब जो लोग जॉब करते हैं वो डेली 2 घंटा भी निकाल लें तो एक टच में रहते हैं तो भी हो जाता है उनका। क्यों होता है? क्योंकि कंटिन्यूटी थी। ठीक है, अब आपने पढ़ा, अब होली पर गए, घर से आए ही नहीं, तो फिर आपका सारा कुछ छूट जाता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ढंग से पढ़िएगा। आजकल मैं एक गाइडेंस वीडियो ले आऊँगा जिससे आपको सितंबर तक का फिर से मैं टारगेट डिसाइड कर दूँ। जैसे पिछले महीने दिसंबर से अप्रैल तक का मैंने कर दिया था, उसी प्रकार सब आगे का भी मैं कर दूंगा। ओके, गाइडेंस, मेंस गाइडेंस नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें सिलेबस, बुक लिस्ट, किस प्रकार से आंसर राइटिंग की जाती है, सब कुछ आपको मिल जाता है। ओके, देखिए हेडलाइन क्या है। हेडलाइन पॉलिटिकल है, इससे अपने लोगों को तो मतलब है नहीं। नीचे एक दरअसल में न्यूज़ है जहाँ पर बोला गया है कि जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने न्यू दिल्ली को विजिट किया है, मतलब भारत की राजधानी आए हैं, भारत को विजिट किया है और उन्होंने बोला कि हमने पीस के लिए जो समझौता होना चाहिए, हम चाहते हैं कि इसमें भारत जो है वो केंद्रीय भूमिका अदा करे, भारत इसमें सेंटर में आए और भारत जो इनिशिएटिव ले, क्योंकि भारत के संबंध जो हैं वो रूस से काफ़ी अच्छे हैं और रूसी राष्ट्रपति जो है वो भारत पर भरोसा भी करते हैं और अच्छा खासा हमारा उनसे बातचीत भी होता है। अभी हमारे विदेश मंत्री जी गए थे तो भी रूस के राष्ट्रपति डायरेक्ट मिले थे, जबकि राष्ट्राध्यक्ष से राष्ट्राध्यक्ष ही मिलता है, फिर भी मिले थे वो। क्यों? क्योंकि हमारे संबंध इतने प्रगाढ़ हैं। तो भारत रूस के भी संबंध अच्छे हैं और भारत और यूक्रेन का भी संबंध कोई बुरा नहीं, अच्छा है। जब से युद्ध शुरू हुआ है भारत ने दोनों देशों के साथ में अच्छा संबंध बनाकर रखा हुआ है, तो इसलिए इन्होंने भारत से आर्गू किया है कि भारत सरकार जो है वो इनिशिएटिव ले। इसमें इन्होंने बोला कि स्विट्जरलैंड में आने वाले दिनों में पीस प्रोसेस शुरू हो सकता है भारत, यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में। इसी को लेकर ये भारत आए थे और बोला है कि भारत जो है वो इसमें अपनी भूमिका अदा करे। तो एक छोटा सा न्यूज़ था, चलते हैं आज बड़े न्यूज़ को कवर करते हैं। आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आज का जो आर्टिकल है वो IR से ही संबंधित है, युद्ध विराम से ही संबंधित है और डिटेल आर्टिकल है। और बहुत कम बार ऐसा होता है कि US जो है वो इजराइल की मदद ना करें, इसलिए भी वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखिए क्या है आर्टिकल। वो क्या है आर्टिकल है गजा में युद्ध विराम। द हिंदू में एक निबंध आया था जिसमें स्टॉप द वॉर इस शीर्षक से आया था और इसमें बताया गया है किस प्रकार से गजा में संघर्ष विराम का जो है वो अनाउंसमेंट किया गया है UNSC के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। आपको याद होगा कि अमेरिका ने जो प्रस्ताव लाया था UNSC में संघर्ष विराम को लेकर, उसको वीटो कर दिया गया था रूस और चीन के द्वारा। अब जो नया प्रस्ताव लाया गया है उसमें क्या हुआ कि अमेरिका उपस्थित नहीं रहा वोटिंग करते समय। अमेरिका ने ना तो इसको वीटो करके रोका और ना ही इसमें वोटिंग ही की उसने, वो अनुपस्थित रहा। इससे क्या हो गया? इससे युद्ध विराम जो है UNSC के रिजोल्यूशन के द्वारा पास कर दिया गया और युद्ध विराम को अब लागू किया जाएगा। कहाँ पर? तो गजा के पट्टी में। देखिए क्या है पूरा मामला। इजराइल द्वारा गजा पर हमला शुरू करने के 5.5 माह बाद UNSC द्वारा 25 मार्च 2024 को, इस तिथि को ध्यान में रखिएगा, कई बार स्टेट PCS डायरेक्ट डेट पूछ लेता है, तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया गया। इसके साथ ही UNSC ने हमास द्वारा बंधक बनाकर रखे इजरायली नागरिकों की रिहाई का भी आह्वान किया है। UNSC ने दोनों तरफ का काम किया है। उसने बोला है कि हमास को कि आप इजराइल के नागरिकों जो बंदी बनाकर रखा हुआ है आपने, उनको छोड़ दीजिए। साथ ही साथ में इजराइल को बोला कि युद्ध विराम की भी घोषणा की जाए, जिससे दोनों को बेनिफिट हो, दोनों संघर्ष को समाप्त करने पर राजी हो जाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो अब तक गजा में तत्काल युद्ध विराम के संयुक्त राष्ट्र के हर प्रस्ताव का वीटो करता रहा, इस बार अनुपस्थित रहा, जो संघर्ष के प्रति बाइडेन प्रशासन के दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देता है। जो अमेरिका है उसी के बदौलत इजराइल आज इतना जो आपको डेवलप दिखता है, उस अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है। इजराइल जो है उसका मुख्य रूप से पावर और सपोर्ट ही है किसका? तो अमेरिका का ही पावर सपोर्ट हासिल है उसको। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है
कि इजराइल जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स चला गया, हर चीज़ को उल्लंघन करते चला गया और इस हद तक पहुंच गया बात कि अमेरिका ने भी उसका साथ कहीं ना कहीं छोड़ा है। और इस चीज़ में बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज देखने को मिल सकता है आपको आने वाले समय में, अभी तो नहीं, इलेक्शन के पश्चात आपको चेंज दिख सकता है। यूएनएससी द्वारा पारित प्रस्ताव क्या था, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वैसे मैं एक चीज़ आपको समझाने के लिए बताता हूँ। दरअसल बाइडेन प्रशासन क्यों विवश हुई, आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही प्रस्ताव लाया गया था अमेरिका के द्वारा जिसको वीटो कर दिया गया। अब बाइडेन प्रशासन क्यों विवश हो गई कि उसने वीटो नहीं किया। अमेरिका में एक माहौल बन गया जिसमें ये बताया गया कि अमेरिका सरकार जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रही है और इजराइल जो है वो बड़े स्तर पर लोगों को मार रहा है। हमास के आतंकवादियों को मारने पर तो किसी ने उसको कुछ नहीं बोला, लेकिन 40% करीब में छोटे बच्चे मारे गए हैं और मैन मेड जो फेमीन होता है, मैन मेड आपदा होती है, मैन मेड जो सूखा होता है, अकाल होता है, वो अब जन्म ले रहा था गजा पट्टी के इलाकों में। इसके कारण से अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं तो बाइडेन प्रशासन जो है वो कदम फूंक फूंक कर रख रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण से यह फैसला अमेरिका के द्वारा लिया गया है। कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए अपने, फैक्ट तो थोड़े बहुत ही हैं इसमें, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए किस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, जिससे एनालिटिकल सवाल अगर आपसे पूछे जाते एग्जाम में तो आप वहाँ पर कर पाएँ, उसको विश्लेषण कर पाएँ, विश्लेषण करना आना चाहिए आपको। देखिए क्या है कि प्रस्ताव में रमजान माह के लिए, अभी रमजान का माह चल रहा है, तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया गया है जिसका सभी पक्षों द्वारा सम्मान किया जाए ताकि एक अस्थायी और सतत युद्ध विराम की ओर आगे बढ़ा जा सके। इसमें 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा बंधक बना करके इजरायली बंदियों की रिहाई, गजा में अधिक मानवीय सहायता की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर ही बल दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो एब्सटेन था, मतलब अनुपस्थित रहा, वो यूएस अनुपस्थित रहा। बाकी 14 लोगों ने इसके फेवर में ही वोट किया। 15 लोगों का मेंबर होते हैं जिससे 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो इस 15 में से 14 लोगों ने इसके फेवर में वोट किया है, एक अनुपस्थित रहा, वो कौन है, तो वो अमेरिका अनुपस्थित रहा है इससे। बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा, 14 के 14 मेंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्रस्ताव संकल्प की प्रकृति क्या थी, यूएनएससी के सभी प्रस्तावों को अमेरिका द्वारा अनुमोदित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार बाध्यकारी माना जाता है। यूएनएससी अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर कोई प्रस्ताव पारित करती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन नहीं, यूएनएससी, यूएनएससी यूएन का एक अंग है, वो अगर कोई प्रस्ताव पारित करती है तो बाध्यकारी माना जाता है। हालांकि अमेरिका के नवीन प्रस्ताव को गैर बाध्यकारी बताया है, अमेरिका ने नवीन प्रस्ताव को गैर बाध्यकारी बताया है। यदि यूएनएससी के इस प्रस्ताव का पालन नहीं किया जाता है तो वह उल्लंघन को संबोधित करने वाले अनुवर्ती प्रस्ताव पर मतदान कर सकती है और प्रतिबंध हो, यहाँ तक कि एक अंतर्राष्ट्रीय बल के प्राधिकरण के रूप में दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकती है। यूएन के पास में ये छोटा सा पावर यूएनएससी के थ्रू में प्राप्त है उसको। पूर्व का प्रस्ताव, वर्ष 2016 में यूएनएससी ने फिलिस्तीन में इजराइल की बस्तियों को अवैध व अंतर्राष्ट्रीय कानून को उल्लंघन मारते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव 14 वोटों से पारित हुआ था और अमेरिका मतदान से अनुपस्थित रहा। इजराइल द्वारा इस प्रस्ताव की उपेक्षा की गई थी। अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवीय युद्ध विराम आह्वान करते हुए भारी बहुमत से मतदान किया। यह एक गैर बाध्यकारी प्रस्ताव था और इजराइल ने इस पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। इजराइल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जांच के दायरे में भी है, जहां दक्षिण अफ्रीका द्वारा उस पर गजा में नरसंहार के कृत्य का भी आरोप लगाया गया था। तभी इजराइल पर कुछ दबाव बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में युद्ध विराम की घोषणा हो। लेकिन ये केवल एक ही पक्ष है, दूसरा पक्ष भी आपको देखना पड़ेगा कि हमास ने अभी तक इजराइल के बंदियों को नहीं छोड़ा है। अगर इजराइल अटैक कर रहा है तो हमास भी कर रहा है, दोनों पक्ष के कर रहे हैं, दोनों पक्ष के लोगों की मृत्यु हो रही है। ठीक है, युद्ध विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव को पारित होने में अमेरिका की क्या भूमिका है। रूस की तुलना में अमेरिका की भूमिका, अमेरिका ने इजराइल को सैन्य सहायता का आपूर्ति नहीं रोकी है और बलपूर्वक कहा है कि इजराइल की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता दृढ़ बनी हुई है। इजराइल की सुरक्षा के प्रति अमेरिका की जो प्रतिबद्धता है वो दृढ़ बनी हुई है। वस्तुतः अमेरिका ने स्पष्ट रूप से बलपूर्वक कहा है कि उनका वोट उनकी नीति में बदलाव का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अमेरिका ने कहा है कि वो अगर वोट नहीं कर रहा है, इसका ये कतई मतलब नहीं कि इजराइल को लेकर उसकी नीति बदल गई है। इजराइल को लेकर उसकी नीति वही है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इस पर मतदान से अनुपस्थित रहा। अब जो प्रस्ताव लाया गया उससे पहले जो शब्द था वो था अस्थायी, यानी कि परमानेंट युद्ध विराम की घोषणा की जाए। रूस ने इसका समर्थन किया था कि परमानेंट युद्ध विराम क्यों न हो, लेकिन बाद में अस्थाई शब्द को हटा दिया गया, परमानेंट की जगह पर अब कर दिया गया है कि जब तक रमजान का महीना है तब तक आप युद्ध विराम कर सकते हैं। रूस ने अस्थाई शब्द के उपयोग पर बल देने का प्रयोग करते हुए कहा था कि इस शब्द का उपयोग नहीं करने से इजराइल को रमजान के बाद किसी भी समय गजा पट्टी में अपने सैन्य अभियान पुनः शुरू करने की अनुमति मिल सकती है, जो उसे नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा माना जा रहा था। इसीलिए अस्थाई जो शब्द है उसका रूस समर्थन कर रहा था।
अमेरिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव यूएनएससी के समक्ष अमेरिका द्वारा भी एक मसौदा प्रस्ताव रखा गया था और सदस्यों ने उस पर मतदान किया। इसे रूस और चीन के द्वारा वीटो कर दिया गया था, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अल्जीरिया ने इसके विरुद्ध मतदान किया था तथा गुयाना उपस्थित रहा था। 11 सदस्यों ने इस मसौदे प्रस्ताव के पक्ष मतदान किया, जो वर्तमान प्रस्ताव से पूर्व लाया गया था। अभी वर्तमान में 14 लोगों ने इसके समर्थन में किया है। उसमें अमेरिका जो प्रस्ताव लाया था उसको 11 लोगों ने समर्थन किया था, लेकिन रूस और चीन ने, दोनों देशों ने वीटो कर दिया था। कोई एक भी वीटो करता तो भी हो जाता, लेकिन दोनों देशों ने अपनी जो नाराज़गी है या अपनी जो शक्ति है उसके प्रदर्शन के लिए दोनों ने वीटो किया था। कोई एक भी वीटो कर सकता था, लेकिन दोनों ने बताया था कि हम इस मुद्दे पर कम से कम साथ में बैठे हुए हैं। अमेरिका प्रस्ताव में हमास की निंदा। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रस्ताव ने यूएनएससी के सदस्य देशों से हमास के वित्त पोषण को प्रतिबंधित करने सहित आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने का भी आग्रह किया था। अमेरिका जो प्रस्ताव लाया था उसमें भी ये चीज़ बोला गया था कि हमास के जो वित्त मिल रहे, फंड मिल रहे हैं, उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं आप लोग। प्रस्ताव में हमास की निंदा भी की गई थी और कहा गया था कि हमास को कई सदस्यों द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है। अमेरिका के वक्तव्य में आगे कहा गया था कि वर्तमान प्रस्ताव हमास की निंदा करने में विफल रहा है, जो प्रस्ताव की भाषा में शामिल होना चाहिए। अमेरिका इसे आवश्यक मानता है और इससे आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल के जो संबंध हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित होंगे। युद्ध विराम का आह्वान करने वाले पिछले 3 मसौदा प्रस्ताव वीटो करने के बाद नवीन प्रस्ताव पर मतदान से अमेरिका अनुपस्थित रहा है, जिससे कहीं न कहीं क्या होगा, इजराइल और अमेरिका का संबंध प्रभावित होगा। इसकी प्रतिक्रिया में इजरायली प्रधानमंत्री ने एक प्रतिनिधि मंडल की वाशिंगटन यात्रा को रद्द करते हुए असंतोष जाहिर कर दी है कि हम आपसे खुश नहीं हैं। नवीन युद्ध विराम प्रस्ताव पर इजराइल की क्या प्रतिक्रिया रही। संघर्ष विराम बंधकों की रिहाई की शर्त का अभाव। इजराइल ने बोला है कि बंधकों की रिहाई के लिए आपने शर्तें क्यों नहीं अनिवार्य रूप से इसमें रखी है। यूएनएससी के सभी देश अमेरिका को छोड़कर ने, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था, जो अब तक युद्ध विराम का समर्थन करने का आह्वान विरोध करता रहा था, प्रस्ताव का पक्ष मतदान किया। युद्ध विराम के लिए हमास के कब्जे मौजूद इजरायली बंधकों की रिहाई की शर्तों को बलपूर्वक शामिल नहीं करने के लिए इजराइल ने असंतोष व्यक्त करते हुए इस प्रस्ताव की आलोचना की है कि आपने इजरायली लोगों की रिहाई के लिए क्यों नहीं यूएनएससी में फोर्सफुली जो रिहाई चाहिए ही चाहिए, इस प्रकार का शब्द आपने क्यों नहीं ऐड किया। ओके, अगला है कि रफा पर हमले की योजना। देखिए, दरअसल में रफा क्या है, तो गाजा पट्टी का सबसे दक्षिणतम इलाका वाला छोटा सा शहर है, हाईली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर, और बोला जा रहा है कि अगर वहाँ पर इजराइल ने अटैक किया तो आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा खूनी संघर्ष शुरू हो जाएगा। तो बाकी जो देश है दुनिया भर के, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी बोला इजराइल को कि आप कृपया करके वहाँ पर अटैक न करें। अब जब इस तरह का प्रस्ताव पारित हुआ है तो हो सकता है कि वहाँ पर अटैक न हो। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में कि इजराइल की प्रतिक्रिया क्या है, क्या इस प्रस्ताव में रखा गया है, क्या इस प्रस्ताव की कमी है, किसने इसमें फेवर में वोट किया, किसने इसके विपक्ष में वोट किया या अनुपस्थित रहा, कब लाया गया, किस तिथि को लाया गया, यूएनएससी का रिजोल्यूशन जो होता है बाध्यकारी होता है, यूएनएससी के कितने सदस्य होते हैं, सारा का सारा फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, यही है गजा स्ट्रिप, ये गजा पट्टी है, 25 किलोमीटर के करीब में 41 किलोमीटर का एरिया है और 3 से 2 किलोमीटर के करीब में चौड़ा है ये। और ये इजराइल है। यहाँ पर आपको फिलिस्तीन दिखेगा, वेस्ट बैंक जिसको कहा जाता है, वेस्ट बैंक कहा जाता है। ओके, तो ये मैप हो गया इसका पूरा। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। आर्टिकल में इतना ही था मूल रूप से आपके लिए, प्रस्ताव को समझाना था मुझे और समझा दिया है मैंने। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या। अगला न्यूज़ भी यूएनएससी से संबंधित है, उसके पश्चात हम लोग और न्यूज़ पर चलेंगे। इसको बस आप फैक्ट के तौर पर याद रखिए। क्या बोला गया इसमें कि फॉलोइंग यूएन वीटो रसिया से बिग पावर नीड टू स्टॉप स्ट्रगलिंग नॉर्थ कोरिया। इसमें ये बोला गया है कि देखिए, नॉर्थ कोरिया पर एनुअल सैंक्शन लगाने के लिए एक एनुअल फिर से लाया गया था प्रस्ताव। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रसिया हैड वीटोड द एनुअल रिन्यूअल ऑफ सैंक्शन अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। सालाना रूप से हर बार एक प्रस्ताव लाया जाता है यूएनएससी में और उस पर क्या किया जाता है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर में प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एटॉमिक हथियारों का बहुत भारी स्तर पर परीक्षण करता है और दुनिया भर को धमकी देता है। एक तानाशाह का देश है, आपको पता ही होगा नॉर्थ कोरिया के बारे में। अपने टीवी पर कुछ नहीं मिलता है तो किम जोंग उन डिस्कस करने लग जाते हैं, जबकि उसका कोई मतलब भी नहीं भारत से। भारत के लोग जितना किम जोंग उन को जानते हैं उतना तो कोरिया के लोग भी नहीं जानते होंगे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि नॉर्थ कोरिया पर एनुअल रूप से सैंक्शन लगाया जाता था, हर साल प्रस्ताव ला के लगाया जाता था। इस बार रूस ने उसको क्या किया है, वीटो कर दिया है कि अब सैंक्शन नहीं लगना चाहिए उस पर, और उसको भी शामिल करना चाहिए मुख्य धारा में अगर वो शामिल होना चाहता है तो। और वहाँ के लोगों के पर हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि वहाँ के सरकार और तानाशाहों पर। ऐसा बोला गया है रूस के द्वारा। इसको बस ध्यान में रखिएगा कि किसने वीटो किया था नॉर्थ कोरिया के बचाव में, तो रूस ने किया है।
कब किया है? तो अभी ही किया है, कल ही जो बैठक हुई उसी में किया गया। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीईएम के बारे में हम लोग समझेंगे। अब जीईएम क्या बला है भाई? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसको कहा जाता है, जीईएम। ये दरअसल में है क्या? अब जैसे भारत सरकार को कोई सामान चाहिए, जैसे भारत सरकार का ऑफिस है, उसको कुर्सियाँ चाहिए 100, तो वो जीईएम से खरीद करती है। जैसे भारत सरकार की कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए ओएनजीसी है, ओएनजीसी को अपने ऑफिस के लिए पेपर चाहिए, या अपने एम्प्लॉय के लिए कुर्सी चाहिए, या कुछ और चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट जो अपनी खरीदारी करती है ना, और वो टेंडर करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए का होता है। गवर्नमेंट को भारी स्तर पर संसाधन खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जब इस तरह कुछ चाहिए होता है तो गवर्नमेंट कहाँ से खरीदती है? जीईएम पोर्टल से खरीदती है। पहले ये चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं था, पहले भारत सरकार किससे खरीदती थी, क्या खरीदती थी, ये पता नहीं था। लेकिन अब भारत सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, जिसको पीएसयू कहा जाता है, या सरकारी विभाग हैं, वो कहाँ से खरीदारी करेंगी? तो जीईएम पोर्टल से ही खरीदारी करेंगी। और इसमें बोला गया है कि जो भारत सरकार है, अब उसने क्या बोला है कि अब जीईएम में ऑफर वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स, अब कॉन्ट्रैक्ट भी आप हासिल कर सकते हैं जीईएम पर कुछ चीज़ों को लेकर, जहां पर बोला गया है कि एयरक्राफ्ट कैटरिंग से लेकर पेंटिंग, इलेक्शन से संबंधित चीज़ों को पेंट करना हो, या कोई भी भारत सरकार को कोई भी चीज़ को लेकर कॉन्ट्रैक्ट भी निकाला गया है, या कोई सामान खरीदारी करना हो, तो उसके लिए एकमात्र प्लेस है, वो कौन सा है? जीईएम। ये मोदी जी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई सबसे अच्छी योजनाओं में से एक है। क्यों है सबसे अच्छी योजनाओं में से एक? सबसे अच्छा इनिशिएटिव क्यों है? क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट पब्लिक से, जैसे मान लीजिए आपने बहुत अच्छी अच्छी कुर्सियाँ बनाई है, भारत सरकार को पसंद आ गया, तो आपको दे दिया जाएगा टेंडर, और आप वहाँ पर कुर्सी को क्या कर सकते हैं? तो भारत सरकार को मुहैया करवा सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि एक पोर्टल है। अब इस पोर्टल के बारे में ज़रा समझ लीजिए कि क्या है, किस प्रकार से लाया गया, कब बनाया गया इसको, कौन कौन इसे खरीदारी करता है, कितने रुपए तक की खरीदारी होती है, किस प्रकार से काम करता है, वो सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ओके, आप इसके इंपॉर्टेंस को इसी प्रकार से समझ सकते हैं, इसी डेटा समझिए। इस बार गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से करीब में 4 लाख करोड़ रुपए तक का जो खरीदारी है, खरीद बिक्री किया गया। कितना? 4 लाख करोड़, बहुत बड़ा रकम है ये। तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार इस चीज़ को किस हद तक प्रमोट करी। क्यों प्रमोट कर रही है? क्योंकि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है पहले की तुलना में ये, ठीक है। दिखता तो ट्रांसपेरेंट ही है। बाकी देखिए, इलेक्शन बॉन्ड जब आया था ना, तब भर भर के उसकी खूबियाँ पढ़ाई गई थी कि काला धन खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छा काम किया है। बाद में पता चला कि उसी का कुछ और ही मतलब था भाई। तो अभी तक तो जीईएम सही काम कर रही है, और अभी तक तो ट्रांसपेरेंट और अच्छा सिस्टम है ये। अब आने वाले समय में इसमें कोई घोटाला निकल आए तो उसका तो कोई गारंटी दे नहीं सकता है। चलिए देखिए जीईएम पोर्टल क्या है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस विभिन्न सरकारी विभागों, संगठन द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए 2016 में याद रखिएगा, यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, योजनाओं को रट के जाना, कब लाया गया था? एक सवाल मैचिंग वाला गारंटेड होता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है। यहाँ सभी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पीएसयू, स्वायत्त निकाय या अन्य संगठन के लिए खुला। स्वायत्त निकाय यानी कि जैसे यूपीएससी हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी हो गया, ठीक ना। अब उसको कोई चीज़ खरीदना है तो कहाँ से खरीद सकती है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। वर्तमान में जीईएम सिंगापुर के जीई बीज के बाद तीसरे स्थान पर है। दक्षिण कोरिया का कॉन इप्स दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके पश्चात ये तीसरे स्थान पर है। महत्व क्या है? डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। ई मार्केट प्लेस सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी उपयोग को प्रोत्साहित कर सकता है, जो भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करेगा। जीईएम ने पिछले 6.5 वर्षों में प्रौद्योगिकी प्रक्रिया, डिजिटलीकरण, सभी हितधारकों को डिजिटल एकीकरण, विश्लेषण उपयोग के माध्यम से देश के सार्वजनिक खरीद पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला दी है। पहले आप मान लीजिए कौन सी कंपनी किससे खरीद रही होती थी, ये अब किसी को नहीं पता होता था। अब सबको पता होता है, एक एक पैसे का हिसाब होता है। और भारत सरकार ने अनिवार्य भी किया है कि अपने ज़रूरत के मैक्सिमम सामान कहाँ से खरीदेंगे? तो यहीं से खरीदेंगे। बेहतर विक्रेता भागीदार। जीईएम छोटे और मध्यम उद्यम सहित अधिक विक्रेताओं को सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में भाग लेने तो प्रोत्साहित करता है। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम सभी को प्रोत्साहित करता है कि आप इस पर आ सकते हैं, बेच सकते हैं, भारत सरकार खरीदेगी। पारदर्शिता और दक्षता। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भ्रष्टाचार और मानवीय त्रुटि की गुंजाइश को कम करने की प्रक्रियाओं को मानकीकृत एवं स्वचालित कर खरीद प्रक्रियाओं को पारदर्शिता तथा दक्षता में सुधार कर सकता है। लास्ट माइल आउटरीच।
जीईएम ने 1.5 लाख से अधिक भारतीयों, डाकघरों, 5.2 लाख से अधिक ग्रामीण स्तर के उद्यमियों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लास्ट माइल आउटरीच और सर्विस डिलीवरी के एकीकृत किया है और जीईएम ने 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का व्यापार किया गया है। तो ये कहीं न कहीं जीईएम की खासियत को दिखाता है। बदलाव क्या है? उत्पत्ति का देश सूचित करना अनिवार्य होगा। हर बार जब कोई नया उत्पाद जीईएम पर पंजीकृत होता है तो विक्रेताओं को मूल देश को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता होगी कि कहां से इस उत्पाद को लाकर आप बेच रहे हैं जीईएम पर। बम्बू मार्केट विंडो, राष्ट्रीय बांस मिशन और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने बांस के समान बांस आधारित उत्पाद, गुणवत्ता आरोपण सामग्री के विपणन के लिए जीईएम पोर्टल पर एक समर्पित विंडो बनाने हेतु भी सहयोग किया है। तो ये जीईएम के बारे में थोड़ा सा फैक्ट था, उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में 4 लाख करोड़ रुपए तक का खरीदारी किया गया। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किया जा सकता है इसके थ्रू, जिसे कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया जा रहा है, किस प्रकार से दिया जा रहा है, और इसमें थोड़ी सी पारदर्शिता आएगी। इसी को लेकर भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि ऑपरेशन लाइक टाइगर ट्रिम्प विल बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन इंडिया और यूएस। भारत और यूएस के बीच में एक ऑपरेशन चल रहा है छोटा सा, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये ऑपरेशन कहाँ पर चल रहा है, किस पर्पज़ से चल रहा है, और अभी चल ही रहा है वर्तमान में। और ये बोला गया है कि देखिए जब भी कोई इस तरह का ऑपरेशन होता है ना, काकीनाडा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है गुरु, तो विशाखापत्तनम और आंध्र प्रदेश के पास में ये ऑपरेशन चल रहा है। तो ऑपरेशन क्या है और किस प्रकार से किया जा रहा है, क्या इस ऑपरेशन का मकसद है, इसको तो हम लोग समझेंगे ही। लेकिन जब भी इस तरह का ऑपरेशन होता है तो एक बयान इस तरह के जारी किए जाते हैं कि भारत और यूएस के रिलेशन में ट्रस्ट डेवलप होगा। अब यूएस का ट्रस्ट तो यही है कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर यूएस बयान दे रहा है जो हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। केजरीवाल जी के गिरफ्तारी पर जर्मनी जो है वो बयान दे रहा है जो हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। यूएन ने कल बयान दिया, ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या दिखाता है कि ट्रस्ट कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है और इनको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। भारत है कोई पाकिस्तान थोड़ी ना कि इलेक्शन में कुछ भी हो जाएगा। यूएन ने 2 चीज़ों को लेकर कल बोला है, मैं आपको चर्चा कर देता हूं। बाकी इन सब जगहों से सवाल नहीं पूछे जाते, अगर पूछे जाएंगे तो मैं उसको अलग से आर्टिकल जब आएगा तो करवा दूंगा। देखिए अब यूएन ने क्या बोला, यूएन ने बोला कि कांग्रेस का जो बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, ठीक है। इससे कांग्रेस पार्टी के पास पैसे नहीं बचे, धन नहीं बचे हैं। उसके पश्चात केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। तो यूएन ने बोला है कि जो भारत में चुनाव होना चाहिए वो चुनाव बिल्कुल ही एक समान फील्ड में होना चाहिए, सभी को समान रूप से संसाधन तक पहुंच होनी चाहिए। और जब समान होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तभी जाके चुनाव निष्पक्ष हो पाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था। पहली बार इस तरह की चीज़ें हो रही है कि भाई चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कोई करे। लेवल प्लेइंग फील्ड जैसी चीज़ें पाकिस्तान के देशों में आपको चर्चा में दिखेगी, जहाँ पर बोला जाता है कि सेना जिसके पक्ष में होती है वो चुनाव जीत जाता है। पहली बार अपने देश में इस तरह की स्थिति बन रही है। कहीं न कहीं ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम गलत कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि यूएन को हमने बयान दे दिया, यूएन को हमने समझा दिया है। जर्मनी और अमेरिका को भी हमने बता दिया है कि इस तरह का बयानबाजी मत कीजिए। भारत का जो सिस्टम है, न्यायपालिका है भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है और इसमें आज तक कोई भी इस तरह का नहीं देखा गया कि सरकार के पक्ष में हो या सरकार के खिलाफ हो। भारत की न्यायपालिका ने कुछ दिन पहले ही भारत सरकार के द्वारा लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्त करने की प्रक्रिया का भी न्यायपूर्ण अवलोकन कर रही है। कोई भारत का जो न्यायपालिका है वो पाकिस्तान की न्यायपालिका या किसी और दूसरे देश की न्यायपालिका नहीं है जहाँ पर किसी के साथ भी विभेद हो। अगर किसी ने चोरी किया है तो उसको सज़ा तो भुगतना पड़ेगा, भले वो केजरीवाल जी हों या कोई और नेता हो। भारत पर पक्ष और विपक्ष दोनों को ध्यान में रखिएगा। जो सब शब्द बोले गए हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार ने किस प्रकार जवाब दिया उसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार ने बोला है, जो जयशंकर जी हैं उन्होंने क्या बोला कि फ्री एंड फेयर ट्रायल जो होता है यही मिलेगा केजरीवाल जी को या कांग्रेस पार्टी को भी। जो बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया उसके पीछे कुछ निहित कारण है, टैक्सेशन वगैरह का कोई कारण है जो सरकार ने अपने बयान में बताया है। और केजरीवाल जी को फ्री ट्रायल मिलेगा। कोई ऐसा विभेदकारी अपने यहाँ पर न्यायिक प्रणाली नहीं है जिसमें कोई भी आदमी किसी को भी कोई सज़ा दिलवा सकता है, इस प्रकार का सिस्टम नहीं है। न्यायपालिका तो कुछ दिनों से भारत सरकार के पीछे ही पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आने वाले दिनों में हम इस टॉपिक को अलग से ज़रूर कवर करेंगे क्योंकि इस टॉपिक में कुछ चीज़ें मुझे पढ़ानी है आपको, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी चलते हैं इस ऑपरेशन को समझते हैं, उसके पश्चात अगले न्यूज़ पर चलेंगे हम लोग। ओके, देखिए क्या है टाइगर ट्रायम्फ 2024। हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच त्रिसेवा यानी कि तीनों नेवी, एयरफोर्स और आर्मी
तीनों हैं इसमें। मानव सहायता एवं आपदा राहत सैनिमेट्रिक प्रैक्टिस HADR, मतलब मानव सहायता व आपदा प्रबंधन के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर 3 सेवा का अभ्यास किया गया। तीनों सेवा इसमें शामिल है। तीनों सेवा का अभ्यास एक साथ हो ये बहुत ही रेयर होता है, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। और भारत के पूर्वी तट पर इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है। कहाँ पर? तो विशाखापत्तनम और काकीनाडा के पास में। इसका जो 18 से 31 मार्च 2024 तक पूर्वी समुद्र तट पर किया जा रहा है। इसका पोर्ट स्टेज, मतलब पोर्ट पर जो अभ्यास होगा वो विशाखापत्तनम में होगा, और समुद्री स्टेज में इसका अभ्यास होगा वो काकीनाडा के तट के पास में होगा। इसका उद्देश्य HDR अभियान के संचालन के लिए अंतः पारस्परिकता विकसित करना है। पहली बार दोनों देशों का यह अभ्यास नवंबर 2019 में आयोजित किया गया था। नवंबर 2019 के पश्चात अभी आयोजित किया जा रहा है यह अभ्यास। ट्रायम्फ 2024, टाइगर ट्रायम्फ 2024 नाम है इसका, जरूर ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जो विजिबल रूप से कमज़ोर लोग हैं या जो सुनने की शक्ति जिनकी कमज़ोर है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हियरिंग एंड विजिबल डिसेबिलिटीज़ है जिनके अंदर, वो सिनेमा वगैरह का आनंद कैसे ले, इसको लेकर भारत सरकार को इंतजाम करना चाहिए। और बोला गया है कि नोटिफाई नॉर्म्स टू मेक मूवीज एक्सेसिबल टू डिजिबल पर्सन। हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि अब आपको इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। और जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, जो सिनेमा हॉल होते हैं या अलग अलग जो ब्रांड हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि जो विजिबल रूप से कमज़ोर लोग हैं या जिनकी सुनने की शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर है, उनके लिए कुछ विशेष इक्विपमेंट का क्यों ना इंतजाम किया जाए सिनेमा हॉल में, जिससे वो उसका आनंद ले सके। उनको भी जीवन जीने का हक है, उनको भी आनंद उठाने का हक है। तो प्राइवेट प्लेयर्स को बोला गया है कि कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन 50-50 आपके यहाँ विजिबल और आँख से कमज़ोर लोग और सुनने में कमज़ोर लोग आएंगे। तो आप कुछ इक्विपमेंट वगैरह का इंतजाम तो कर ही सकते हैं। तो अब मिनिस्ट्री को बोला गया है कि आप क्या कीजिए, नोटिफाई कीजिए इस चीज़ को लेकर। क्यों नोटिफाई कीजिए, क्यों नोटिफाई कीजिए भाई? 2016 में एक एक्ट आया था, जिस एक्ट का नाम क्या है? RPWD, मतलब राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, ये एक्ट लाया गया था, इसके बारे में हम लोग समझेंगे अभी। इस एक्ट के तहत में बोला गया था कि भारत में जो दिव्यांग लोग हैं, प्रधानमंत्री जी ने विकलांग का नाम दिव्यांग कर दिया था। तो जो दिव्यांग लोग हैं, किसी भी प्रकार से सुनने की शक्ति कम है, देखने की शक्ति बहुत ही कम है, चश्मा वाला नहीं, वो चश्मा से भी ज़्यादा होता है वो, या फिर पैर से विकलांग है या किसी भी प्रकार से हैं, तो उनके लिए भारत को सुगम क्यों ना बनाया जाए, उनके लिए हमारा समाज, हमारा सिस्टम क्यों ना तैयार हो, उनको कुछ विशेष फैसिलिटी क्यों ना दिया जाए। ठीक है, तो उस एक्ट को ज़रा हम लोग समझते हैं। बाकी नॉर्म्स तो आएंगे तो हम लोग पढ़ लेंगे, नोटिफाई जब होगा नॉर्म्स तो पढ़ लेंगे। अभी हाई कोर्ट ने ऑर्डर पारित किया है। किस हाई कोर्ट ने बोला है कि विजिबल और सुनने में कमज़ोर लोगों के लिए सिनेमा हॉल को सही बनाना चाहिए? दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है। ठीक है, अब इस एक्ट को ज़रा समझिए। ये एक्ट क्या है, देखिए क्या है। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD एक्ट, दिव्यांग जन अधिकार विधेयक 2016 के अंत में राज्यसभा द्वारा पारित हो गया था और बन भी गया है। 1995 के दिव्यांग अधिकार अधिनियम को निरस्त करता है। ये दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की विशेषताएं क्या है? विकलांगता को परिभाषा में बदलाव किया, विकलांगता के परिभाषा में भी बदलाव किया गया है इसके तहत, और काफ़ी सारा चीज़ों को ऐड भी किया गया है। और देखिए यहाँ पर बदलाव क्या किया गया था। इस अधिनियम में विकलांगता को एक विकसित व गतिशील अवधारणा का आधार परिभाषित किया गया और अपंगता के मौजूद प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। पहले 7 प्रकार से अपंग लोगों को दिव्यांग की श्रेणी में रखा जाता था, अब 21 प्रकार से अपंग लोगों को दिव्यांग की श्रेणी में रखा जाता है। साथ ही केंद्र सरकार को इन प्रकारों में वृद्धि की शक्ति भी दी गई। आने वाले समय में केंद्र सरकार, जैसे स्क्विंट का मतलब होता है जिनका आँख में एक आँख और दोनों आँख में तारतम्यता सही से नहीं बैठता है, आपको लगेगा कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं लेकिन कहीं और वो उनकी नज़र जा रही होती है। मैं कोई ख़राब नहीं सेंस कह रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब स्क्विंट, अब हो सकता है भारत सरकार को लगे स्क्विंट लोगों को क्यों ना हम दिव्यांगजनों में शामिल करें। तो ये शक्ति किसके पास होती है बंधुओं? तो ये केंद्र सरकार के पास में होती है। ओके, आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। गौरतलब है कि शिक्षा, सरकारी नौकरी में दिव्यांग व्यक्तियों को अब 3% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस अधिनियम में इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। शिक्षा संबंधी सुधार भी किया गया है। इस अधिनियम बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही सरकारी वित्त पोषण शैक्षणिक संस्थान, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। फंड की व्यवस्था भी की गई है। राष्ट्रीय और राज्य निधि बनाया जाएगा जिससे फंड मिले। अवसंरचना संबंधी सुधार, अगर आप
दिल्ली आएंगे तो फुटपाथ पर या और भी शहरों में आपने देखा होगा येलो कलर का एक विशेष खुदरा हुआ, विशेष कलर का डिजाइन बनाया हुआ, डिजाइन वो उभार जो होता है उसको हाथ से या पैर से छू के आप समझ सकते हैं, उस प्रकार के टाइल्स लगाए जाते हैं बीच में, फुटपाथ के बीचों बीच में होते हैं। मेट्रो में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको येलो कलर के ये टाइल्स दिखेंगे, और बस स्टैंड पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको विशेष रूप से येलो कलर के टाइल्स दिखेंगे। क्या होता है वो, अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है जो आंख से मान लीजिए नहीं देख पा रहा है, जो अंधा है, और वो क्या कर सकते हैं, पैर से इसको छूते हुए आगे पहुँच सकता है जहाँ भी उसको जाना है। तो इस प्रकार के पार्क को भी डिज़ाइन किया गया है। सभी दिल्ली के बड़े पार्क आप दिखेंगे, सड़कें फुटपाथ भी दिखेंगे आपको, मेट्रो में भी दिखेगा। तो ये क्या है, ये सुगम्य भारत है। जैसे पहले रेलवे स्टेशन पर आप जाते होंगे तो वहाँ पर जो बनाया जाता था स्लोप, वो नहीं होता था, अब स्लोप बनाया जाता है जिससे व्हील चेयर वगैरह आसानी से ऊपर जा सके, और व्हील चेयर आसानी से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जो दिव्यांगजन है वो आसानी से पहुंच पाएंगे। गार्डनशिप की व्यवस्था, यह विधेयक जिला न्यायालय द्वारा गार्डनशिप की व्यवस्था प्रदान करता है, जिसके तहत अभिभावक और विकलांग व्यक्तियों के बीच संयुक्त निर्णय लेने की व्यवस्था भी होगी। और भारत सरकार ने एक पहल भी चलाया था, सुगम्य भारत पहल। ये किन के लिए था, तो दिव्यांगजनों के लिए ही था कि भाई वो भी कहीं पर भी बस में, ट्रेन में, कहीं पर भी यात्रा आसानी से कर सके, उनको कोई खास दिक्कत ना हो। बेंचमार्क विकलांगता के लिए विशेष प्रावधान, गौरतलब है कि इस अधिनियम बेंचमार्क विकलांगता यानी न्यूनतम 40% विकलांगता के शिकार लोगों को शिक्षा, रोजगार में आरक्षण का लाभ देने का भी प्रावधान है। ऐसे लोगों को सरकारी योजनाएं, अन्य योजनाओं में शामिल करने में प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है इस एक्ट में, दिव्यांगजनों के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय को नामित किया गया है, स्पेशल कोर्ट होगा गुरु। इस अधिनियम नया अधिनियम इस संबंध भारत बनने वाले कानून को विकलांग व्यक्तियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCRPD के उद्देश्यों के सापेक्ष ला खड़ा करेगा। UN का जो रिजोल्यूशन है ना दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित, उसके आधार में रखते हुए, उसको आधार में रखते हुए भारत सरकार ने अब एक्ट जो है उसको बनाया है, जिससे उसी प्रकार के नॉर्म्स जो है वो भारत में भी लागू किया जा सके, थोड़ा सा सुगम्य बनाया जा सके सभी के लिए, जिनके 2 हाथ 2 पैर 2 आँख सब कुछ सुरक्षित हैं, सब कुछ स्वस्थ हैं, और जिनका सब कुछ नहीं है उनके लिए भी हो सके। ओके, भारत UNCRPD का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, और यह अधिनियम UNCRPD के संदर्भ भारत के दायित्व को भी पूरा करेगा। भारत सरकार ने सुगम्य भारत अभियान चला है, सुगम पुस्तकालय चलाया है। सुगम्य का मतलब होता है, देखिए, और लाइब्रेरी वगैरह है, उसमें सीढ़ी लगी है, आप तो झट से चढ़ जाएंगे, लेकिन दिव्यांग व्यक्ति कैसे चढ़े, आप मुझे बताइए। आज भी आपके यहाँ के रेलवे स्टेशन पर एक्सीलेटर जो लगे होते हैं, वो एक्सीलेटर सभी जगह काम नहीं कर रहे होते हैं। आपके लिए किसी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाना बहुत आसान हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है, किसी को किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ सकती है, या हो सकता है जा भी ना पाए। तो ये क्या है, थोड़ा सा सेंसिटिव तरीके से देखने की आवश्यकता है। UDID बनाया गया, भारत सरकार द्वारा वेब आधारित असाधारण दिव्यांग पहचान कार्ड शुरू किया गया है। इस पहल से दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, और इसके तहत विकलांगता के प्रकार सहित विभिन्न वितरण ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे। स्वावलंबन योजनाएं भी चलाई जा रही भारत सरकार के द्वारा, और इस कार्य योजना का उद्देश्य 2022 के अंत तक 25 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, स्किल देना है उनको। दिव्यांगजनों के लिए समय समय विशेष भर्ती अभियान भी चलाए जाते हैं। अब उनको आरक्षण भी दिया गया है, जिससे सरकार में भी वो कहीं न कहीं भर्ती होकर आगे काम कर सकते हैं। नौकरी मिल जाएगी तो थोड़ा सा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। इस एक्ट के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, किस एक्ट को निरस्त करके इस एक्ट को लाया गया है। 1995 के एक्ट को निरस्त किया गया, 2016 में लाया गया एक्ट, कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं, दिव्यांगजनों की परिभाषा में भी परिवर्तन किया गया है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो है कि गवर्नमेंट जो है एक्सटेंड किया है वैलिडिटी को, FCRA में रजिस्ट्रेशन करने के लिए NGO को 3 जून तक का समय दिया गया है। FCRA क्या होता है, क्यों इसमें NGO को रजिस्टर होना पड़ता है, इसको ज़रा समझ लेते हैं हम लोग, ताकि अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप वहाँ पर कर सकें। FCRA एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका बस इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे, उसके पश्चात वीडियो को एंड करेंगे। ओके, देखिए FCRA का तात्पर्य होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। ओके, FCRA ये एक्ट जो है, अगर आप हैं, कोई मीडिया पर्सन है, कोई NGO है, कोई भी अगर विदेश से अंशदान प्राप्त करना चाहता है तो उसको इस एक्ट के तहत में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तभी जाकर उसको अंशदान मिल सकता है, विदेश से पैसा मिल सकता है। सीधी सी बात है, विदेश से पैसा मिल सकता है। अगर आप इसके थ्रू बिना रजिस्टर करवाए हुए पैसा लेते हैं तो फिर आप पर कार्रवाई की जा सकती है FCRA एक्ट के तहत में, और इसके तहत कार्रवाई बड़ी कठिन होती है। FCRA विदेशी दान को नियंत्रित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे विदेशी दान आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रतिकूल ना हो। मान लीजिए कोई बाहर से बैठा हुआ शक्ति हमारे देश को
इंटरनली नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारे देश का नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वो कम से कम फंडिंग ना कर सके। पहली बार 1976 में FCRA को अधिनियमित किया गया था और यह 2010 में संशोधित किया गया। कब किया गया? 2010 में इसका संशोधन किया गया। FCRA सभी संघ यानी कि कोई भी यूनियन, जैसे स्टूडेंट यूनियन हो गया, किसान यूनियन हो गया, समूह, कोई भी ग्रुप हो सकता है, गैर सरकारी संगठन NGO हो गया, या फिर कोई भी होता है, उस सब पर लागू होता है, विदेशी दान प्राप्त करते हैं। ऐसे सभी गैर सरकारी संगठन के लिए FCRA के तहत खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य है। एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि क्या इसमें जो विदेश में कमा कर रहने वाले लोग हैं वो भेजते हैं तो वो भी पैसा शामिल होता है? नहीं, वो शामिल नहीं होता है, क्योंकि वो विदेशी अंशदान नहीं है, वो आप ही के घर के सदस्य कोई हैं जो आप ही को पैसा भेज रहे वहाँ से, तो वो इसमें तहत रजिस्टर नहीं होता है। ठीक है, आप कोई NGO चलाएंगे और कोई विदेशी व्यक्ति है, कोई विदेश में रह रहा भारतीय है जो विदेशी नागरिक है, वो इस पर फंडिंग करना चाहता है तो उसको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से काम करता है। तो ये टॉपिक भी मैंने छोटा सा था, इंट्रोडक्शन है, केवल इसी को कवर कीजिए, बता दिया मैंने आपको। अगले वीडियो मिलेंगे हम लोग जल्दी। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। सोमवार को नेक्स्ट वीडियो आएगा, संडे को वीडियो नहीं आता है। ओके, थैंक यू सो मच।